हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये सेम चैप्टर हमने 11th क्लास में पढ़ा है, नाम भी सेम ही था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हम थोड़ा सा पिछला जो चैप्टर हमने जो 11th क्लास में जो टॉपिक पढ़ा है उसी से आगे के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको 11th क्लास के कुछ टॉपिक क्लियर होंगे। 11th क्लास का जो सेट चैप्टर है आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता हो तो आप एक बार 11th क्लास की वीडियोस चैनल पे डली हुई है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको रिलेशन के बारे में 11th क्लास की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। ये तीन चीज़, इनका बेसिक आइडिया अगर आपको नहीं हो तो आपको थोड़ा सा एक बार पिछली जो 11th क्लास की वीडियोस है उन पे टाइम आपको देना चाहिए। ठीक है, जब तक ये टॉपिक नहीं आएंगे तो ये वाला चैप्टर तो समझ में नहीं आएगा। मतलब कि कुल मिला के कार्टेशियन प्रोडक्ट तब अगर आपको, मतलब रिलेशन जब आएगा जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आएगा जब आपको सेट आता होगा, तो कनेक्टेड चैप्टर है ये। मेन बात है आपको रिलेशन की 11th क्लास की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, अगर किसी को 11th क्लास में प्रॉब्लम है तो आप पहले वो टॉपिक क्लियर करना। ठीक है, तो ये रिव्यू है, 11th क्लास के टॉपिक आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार 11th क्लास का कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं थोड़ा रिव्यू करा भी देता हूँ आपको। ठीक है, मैं रिलेशन के कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान भी आ जाएगा। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो आप अपना वो वीडियो 11th क्लास वाली वीडियो आप देखना, तो याद आ जाएगा आपको। मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। लेट ए हमारे पास कोई सेट है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो हाँ इतना ही ले लेते हैं, चलो। ठीक है, ए किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5। और हम कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं। लेट R1 इज रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए का मतलब ध्यान होगा ए सेट से ए सेट तक। ठीक है, जिसको डाउट हो एक बार 11th क्लास वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, और एक रिलेशन है डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइंड है, आर इक्वल टू R1 इक्वल टू, डिफाइंड का मतलब उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। याद होगा रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते थे। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो R1 के अंदर मैं वो रिलेशन ले लेता हूँ कि एक्स वाई का जो एच सी एफ है वो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। ऐसे ही R2 इज रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज R2। R2 हम कोई और रिलेशन ले लेते हैं, उसके अंदर बोला गया है कि x माइनस 2y। ये सारे 11th क्लास से रिलेटेड एग्जाम्पल है, बस थोड़ा टॉपिक ध्यान कराने के लिए। ठीक है, इसलिए कराए जा रहे हैं, इनका 12th क्लास में भी यूज़ हो जाएगा। R3 इज रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज R3। R3 डिफाइंड है वही ऑर्डर्ड पेयर x comma y such that x is लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, उसके बाद R4 एक रिलेशन है सेट ए के ऊपर, ये सारे के सारे रिलेशन ऑन सेट डिफाइंड एज R4 इक्वल टू x comma y such that x is डिविजिबल बाय y। ठीक है, ऐसे मैंने चार रिलेशन ले लिया, आपको थोड़ा सा 11th क्लास रिवाइज हो जाएगी इन चारों एग्जाम्पल से। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहला मेरा टारगेट यही है कि इन रिलेशंस के जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा हर रिलेशन के अंदर, वो हम करें। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं हम हर रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखें। ठीक है, 11th क्लास वाली वीडियो जरूर देखना, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको लगेगी अगर आपको ध्यान नहीं हो तो टॉपिक। तो R1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। R1 प्रॉपर्टी है, R1 रिलेशन है कि एक्स और वाई का एच सी एफ 1 होना चाहिए।
मतलब पहली बात तो हर जो R1 है वो A से A है, ठीक है। ए सेट के अपने ही खुद के साथ ही पेयर बनाएगा, पर पेयरिंग उन एलिमेंट्स की बनेगी जिनका एचसीएफ 1 है। तो हम चेक करते हैं, क्या 1 1 के साथ आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 1 के साथ क्यों आएगा? क्योंकि 1 और 1 का एचसीएफ किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 2 के साथ भी आएगा, 1 3 के साथ भी आएगा, 1 4 के साथ भी आएगा, 1 5 के, एक एक करके एलिमेंट करते हैं। 1 किस किस के साथ पेयर बना सकता है? उन सब के साथ बनाएगा जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो जिनके साथ उसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 2 के साथ पेयर बनाएगा, 2 1 के साथ भी बनाएगा, 2 2 के साथ नहीं बनाएगा क्योंकि 2 2 का एचसीएफ 1 नहीं होता है, ठीक है। 2 3 के साथ बनाएगा और 2 5 के साथ बनाएगा पेयर, ठीक है। फिर 3 3 1 के साथ भी बनाएगा, ठीक है। 3 2 के साथ भी बनाएगा, 3 3 के साथ नहीं बनाएगा, 3 4 के साथ भी पेयर बनाएगा, 3 5 के साथ भी पेयर बनाएगा। ऐसे ही 4 1 के साथ बनाएगा, 4 2 के साथ नहीं बनाएगा, 4 3 के साथ बनाएगा, 4 5 के साथ बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 5 1 के साथ बनाएगा, 5 2 के साथ बनाएगा, 5 3 के साथ भी बनाएगा, 5 4 के साथ भी बनाएगा, ठीक है। 5 5 नहीं बनाएगा क्योंकि 5 5 का एचसीएफ तो 5 होता, 1 नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे एलिमेंट आएंगे। किसी भी पेयर को उठा के देख लेना आप, हर पेयर का जो एचसीएफ है वो 1 के इक्वल होगा, इसीलिए हमने उसको चूज किया। कोई नहीं बचा होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई पेयर बचना नहीं चाहिए। बचेगा जब नहीं, जब आप एक पैटर्न से चलोगे, 1 को सबके साथ चेक करोगे, 2 को सबके साथ चेक करोगे, 3 को सब, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम करते थे। अब थोड़ा वैसे मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आपको ध्यान होगा जो पहले वाला कंपोनेंट है वो डोमेन बनाता है। पहले वाले कंपोनेंट से एक सेट बना देंगे तो डोमेन होगा, रेंज क्या होगा? बाद वाला कंपोनेंट। आप एक बार 11th क्लास की वीडियो चेक करके सारी चीज़ें आप ये सीख सकते हो, ठीक है। तो R2, अब R2 लेते हैं। R2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखते हैं। R2 के अंदर क्या दे रखा है? x माइनस टू आई इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं। x माइनस टू आई इक्वल टू जीरो को हम थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं। रफ वाला पार्ट साइड में जगह नहीं है, ये लिख देते हैं। x माइनस टू को आप x इक्वल टू टू आई रीड कर सकते हो। x इक्वल टू टू आई का मतलब क्या है? y वाले कंपोनेंट का ट्वाइस होगा x का कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले y वाली एंट्री भरी जाएगी इस बार, ठीक है। अगर y वाला कंपोनेंट 1 होगा तो x वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि x जो है वो एक तरह से y पे डिपेंड है, ठीक है। तो y की वैल्यू पहले पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो भाई, अब y की वैल्यू अगर 1 आएगी तो x 2 ही आ सकता, और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू अगर 2 होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, ठीक है भाई। y की वैल्यू अगर 3 होगी तो x की वैल्यू 6 आएगी, पर ये वाला एलिमेंट बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि 6 यहाँ इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ दो ही आएंगे, 2,1 एंड 4,2, ये इसके अंदर आ जाएंगे। चलो भाई, छोटा सा बना है तो। अब हम R3 करते हैं। R3 के अंदर क्या दे रखा है? पहला कंपोनेंट दूसरे से लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। मतलब दूसरे वाला कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए। तो 1 के साथ कौन कौन सा आ सकता है? 1 के साथ 1 के इक्वल वाला भी आ सकता है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आ सकता है, ठीक है। 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है, 1,5 भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है भाई। उसके बाद 1,2 अब किसके साथ है? 1 के साथ तो सभी आ सकते हैं क्योंकि हर कंडीशन में पहले वाला कंपोनेंट दूसरे से क्या है? लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की जगह लेस देन होता खाली, तो फिर 1,1 नहीं आता, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि वो इक्वल वाला पार्ट नहीं आएगा। अब 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 के साथ क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा। अब 3 के साथ पहले वाला कंपोनेंट छोटा रहना चाहिए, इक्वल हो सकता है, ठीक है ना, बड़ा नहीं हो सकता किसी भी हाल में, ठीक है। 3 के साथ 1 नहीं आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा। ऐसे ही 4 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ 5 आएगा, फिर 5 के साथ सिर्फ 5 आएगा और कोई नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने R3 को भी रोस्टर फॉर्म में चेंज
कर दिया। ठीक है, डोमेन रेंज की ज़रूरत पड़े, 11th क्लास का टॉपिक था वैसे वो, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद R4, R4 के अंदर क्या बोला हुआ रिलेशन के बारे में कि x इज डिविजिबल बाय y, मतलब पहले वाला कंपोनेंट दूसरे से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल, डेसिमल में नहीं, यहाँ पे डिविजिबल का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि x इज मल्टीपल ऑफ y, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। x इज मल्टीपल ऑफ y, मतलब पहले y रखा जाएगा और x उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो आप खुद सोचोगे, अगर y की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू 1 के हर मल्टीपल यहाँ पे आएगा, तो 1 का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है, वो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ 4 भी आ सकता है। यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ 5 आ सकता है। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो x की ये सारी वैल्यू हो सकती है हर केस में। 1 इज, देखो एक बार चेक करके देखो, 1 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 5 इज डिविजिबल बाय 1, ऐसे आ जाएंगे। चलो भाई, अब अगर x की y की वैल्यू 2 अगर आती है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फिर अगेन 2 है तो 4 भी हो सकती है। 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और कोई नहीं बचा है। ऐसे ही y की वैल्यू अगर 3 होती है तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा, और कोई 3 से डिविजिबल वाला और कोई नंबर यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ऐसे अगर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, ये इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने 4 रिलेशन के एग्जाम्पल करा दिए हैं आपको। तो थोड़ा आपको टॉपिक ध्यान आएंगे, थोड़ा सा एक बार चैप्टर को एक बार रिवाइज कराने के लिए मैंने कराए हैं, हो सकता है बहुत से बच्चों को अच्छे से आता हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन्हीं रिलेशन को बेस बना के हम आगे कुछ हम डेफिनेशन हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और ध्यान मेरे आ रहा है, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे R5 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x कोमा वाई। ठीक है, x कोमा वाई, और हम ये कर लेते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 0, ये ले लेते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन 0। ठीक है, वही पिछले वाले क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान करते हो, R5 को अगर कोई भी ऐसे दो पेयर ऐसे देखो जिनका सम नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है, जिनका सम नेगेटिव आ रहा हो, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ए सेट में कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लेके चलोगे उनका सम किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं आ सकता। ऐसी सिचुएशन में जो R5 है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो R5 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही R6 एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, x कोमा वाई, वही इस बार क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि जो हमारा जो R6 है, ठीक है, वो क्या होगा, अब क्या है, अब कौन कौन से पेयर आएंगे, क्या 1 1 के साथ आएगा, क्या 1 2 के साथ आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 सब के साथ आएगा, किसी का भी सम करके देख लो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ऐसे 2 भी सबके साथ आएगा, 3 भी सबके साथ आएगा, 4 भी सबके साथ आएगा, 5 भी सबके साथ आएगा रिलेशन के अंदर, मतलब कोई भी पेयर छूटेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि R6 जो है वो एक रोज ए के इक्वली हो जाता है, मतलब हर पेयर इसका एक तरह से क्या है, R6 का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आ जाएगा। अब इन दो एग्जाम्पल को हम ध्यान रखेंगे, अगली जो डेफिनेशन है हमारी कुछ, वो इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे इस चीज़ के ऊपर, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब असल में जो हमारा 12th क्लास का जो कंटेंट है, 11th में हमने रिलेशंस का बेसिक सीखा था। अब 12th क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक जो आता है वो टॉपिक यही है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस की कुछ टाइप्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ स्पेशल रिलेशंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं पहली डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन है।
ठीक है, एम्प्टी रिलेशन कब होता है? अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक है, इज एम्प्टी रिलेशन कब? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे जो आपस में बिलोंग कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, किसी और एलिमेंट से ए से। तो ऐसी सिचुएशन में आर जो होता है वो फाई के इक्वल हो जाता है, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल के अंदर अभी मैंने पढ़ा है कि जो हमारा एग्जाम्पल क्या है, पीछे से अगर हम देखें, जो R5 जो है हमारा, वो एक तरह से क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। R5 इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इसको। R5 हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, सेकंड डेफिनेशन, ठीक है, ये आसान आसान सी डेफिनेशन है, सिंपल सी। अगला आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। समझे बात, कि ए का हर एलिमेंट अपने हर एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ऐसे में ये सिचुएशन आ जाती है, कोई पेयर बचता ही नहीं है जो आर के अंदर ना आए। इसका एग्जाम्पल अगर आप ध्यान करोगे, मैंने अभी पीछे इसीलिए एग्जाम्पल कराए थे, जो R6 जो है इज कौन सा रिलेशन, इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, R6 इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, पीछे मैंने भी आपको एग्जाम्पल कराया, हर पेयर सबसे कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल 11th क्लास में और भी है, एग्जाम्पल 1 समझ लो, मैं एक और मुझे ध्यान आ रहा तो वो भी करा देते हैं। क्या इसके अंदर, लेट R7 is defined on set Z of integers, ठीक, ऑफ इंटीजर्स एज, इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, एज R7 इक्वल टू पेयर होगा x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर। x माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या बोला गया है कि इंटीजर्स क्या है, यहाँ पे x और y दोनों इंटीजर है, तो रिलेशन के अंदर R7 में जो एलिमेंट आएंगे उसके अंदर x माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए। आपको ये बात अच्छे से पता है, कोई भी दो इंटीजर आप उठा लो, उनका डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर होता है। मतलब x और y का हर पेयर इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हर पेयर आपस में क्या होंगे, एक तरह से हर एलिमेंट आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। वन है सबके साथ रिलेट करेगा, क्योंकि वन का किसी के साथ भी डिफरेंस करके देख लो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। टू सबके साथ आएगा, थ्री सबके साथ आएगा, तो हर एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर R7 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड क्रॉस जेड के इक्वल हो जाएगा। R7 जेड क्रॉस जेड के इक्वल हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज R7 इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको 11th क्लास का ये चैप्टर टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो 20-25 मिनट की वीडियो है 11th क्लास की, आप चैनल पे सर्च करोगे मिल जाएगी, आपको ज़रूर पढ़ना है एक बार। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम डेफिनेशन 2 आगे, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। डेफिनेशन 3.1, ठीक है। 3.1 डेफिनेशन कराने से पहले मैं पीछे से एक रिलेशन कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, रिलेशन हम ले लेते हैं, चलो मैं एक बार पहले, चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा, फिर पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की है, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। पहली डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिलेशन की दो डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तीसरे टाइप का रिलेशन आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब होगा, इफ a कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल से आप इस बात को समझाऊं, मतलब कि एलिमेंट a सेट के जितने भी एलिमेंट है, a सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो अपने साथ पेयर जरूर बनाए,
मतलब 1,1 जरूर आर में बिलोंग करेगा, 2,2 जरूर आर में बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, 3,3 सब पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए, सब पेयर आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 4 एग्जाम्पल थे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान करूँ R1, अब मैं सारे पेयर चेक करता हूँ, क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है? कर रहा, भाई R1 के अंदर 1,1 कर रहा, और उसे मतलब नहीं है। क्या 2,2 कर रहा है? भाई नहीं कर रहा, 2,2 नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीछे से एक जवाब देता हूँ, हेयर कोई भी नहीं के लिए तो बस एक बात हमें पता चल जाए, बस बात वैसे तो और भी नहीं कर रहे होंगे, बस हमें एक से पता चल जाएगा, हेयर R2,2 नॉट बिलोंग्स टू R1, तो दैट इंप्लाइज R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब R2 को भी चेक कर लेते हैं एक बार। R2 के अंदर तो कोई भी नहीं कर रहा, 1,1 भी नहीं कर रहा, पर हमें हमें तो सिर्फ एक ही देना है, ये बात याद रखना। किसी भी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए, नहीं करने के लिए एक बहुत रहता है। तो हेयर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R2, तो दैट मीन्स R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, भाई R2 भी नहीं है। चलो भाई, कौन से में है? तीसरे के अंदर 1,1 भी कर रहा है, 2,2 भी कर रहा है, 3,3 भी कर रहा है, 4,4 भी कर रहा है, और 5,5 भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्स। तो इसके लिए अंदर हम कैसे जवाब देंगे? इसके अंदर हम बोलेंगे इन R3। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए को, मैं बस है तो डेफिनेशन लिख दो, हमें पता सब कर रहे हैं ना, तो डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। हेयर ए बिलोंग्स टू R3, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है भाई, सेट में आपने पढ़ा होगा, ये फॉर ऑल होता है, ये वी करके ऐसे काट देते हैं, ये होता है फॉर ऑल, पता होना चाहिए आपको, सेट के अंदर आता है फॉर ऑल का ए। तो हेयर ए बिलोंग्स टू R3 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। याद रखने के लिए बता दूं, पेयर हमेशा आर में बिलोंग करते हैं और सिंगल एलिमेंट हमेशा ए सेट में बिलोंग करता है, डेफिनेशन याद करने का तरीका है। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज ये कर रहा है, तो दैट इंप्लाइज इसका मतलब क्या होगा, जो R3 रिलेशन है हमारा, R3 रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सारे उसके अंदर अगर दिख जाए तो फिर डेफिनेशन लिख दो, आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि हर पेयर कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको या तो सारे एलिमेंट लिखना चाहो तो आप सारे लिखने पड़ेंगे। हेयर 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, 2,2 3,3 4,4 5,5 ऑल बिलोंग्स टू R3, दैट मीन्स R3 इज रिफ्लेक्सिव। पर सारी बातों के लिए एक सिंगल में देना चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। कुल मिला के आपको डेफिनेशन लिखनी है जब रिफ्लेक्सिव हो तो। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करके डेफिनेशन लिख दो, ऐसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद इसके और मेथड भी कराऊंगा रिफ्लेक्सिव ये प्रूव करने के, पर फिलहाल हम एग्जांपल की हेल्प से हम ऐसे ही करेंगे। फोर्थ के अंदर क्या है? R4 के अंदर देखो 1,1 भी कर रहा है, 2,2 भी कर रहा है, 3,3 भी कर रहा है, 4,4 भी कर रहा है, एंड 5,5 भी कर रहा है। यहाँ भी सारे कर रहे हैं, यहाँ भी अगर सारे कर रहे हैं तो आप वही जवाब दोगे यहाँ पे, हेयर अगेन यही बात, बिलोंग्स टू R4 फॉर ऑल A belongs to A, that implies R4 is reflexive। ठीक है, इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो हम बता सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है, आप देखते ही बता दोगे कि रिफ्लेक्सिव है या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, बाकी कुछ एग्जांपल्स में हम इसको रिफ्लेक्सिव कैसे किया जाता है, कैसे प्रूव किया जाता है, और मेथड भी सीखेंगे। फिलहाल हम डेफिनेशन पे ध्यान दे रहे हैं, समझ गए होगे। हर पेयर अगर खुद के साथ, अगर हर एलिमेंट अगर खुद के साथ पेयर बना रहा है, सभी होने चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन के अंदर क्या दे रखा है? थर्ड डेफिनेशन हमारी सिमेट्रिक की, थर्ड डेफिनेशन का सॉरी सेकंड पार्ट है ये तीन डेफिनेशन है थर्ड डेफिनेशन के अंडर, मान के चलो ये तीनों एक साथ, इनकी तीनों की इंपॉर्टेंस रहती है, तीन ही मेन है ये, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आने के चांस होते हैं, इन तीनों डेफिनेशन में से ही। तो अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वर्ड आपको ध्यान होगा, किसी चीज़ को उल्टा सीधा बराबर हो। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं सिमेट्रिक
से रिलेटेड बात होती है ये। तो सिमेट्रिक यहाँ पे कैसे मतलब कि कैसे डेफिनेशन बनी है, ये कह रहे हैं कि अगर ए कोमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तो उनमें अगर ए और बी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो भी आर में बिलोंग करे तो होगा, मतलब 1,2 कर रहा है तो 2,1 भी करे। ठीक है, समझ गए ना। अगर 1,2 नहीं करा फिर मतलब नहीं है। जो रिलेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है उसके अंदर अगर उनको मैं इंटरचेंज कर दूं तो भी बिलोंग करे। अगर 1,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है फिर हमें मतलब नहीं है 3,1 से। ठीक है, तो हम देखते हैं, वही 4 एग्जाम्पल है हमारे पास, उन चारों एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं। वैसे सिमेट्रिक का सबसे बढ़िया तरीका ये है जहां रिलेशन की डेफिनेशन होती है। देखो सिमेट्रिक के लिए तो बड़ा अच्छा तरीका होता है, जहां ये हमारे पास ये रिलेशन है, ये इसके अंदर आप x की जगह y और y की जगह x चेंज करके देख लो, अगर बाय चांस उससे कोई रिलेशन पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ठीक है, तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, x कोमा y है यहाँ पे, अगर मैं इसको y कोमा x इक्वल टू 1 करूँ HCF, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना, HCF ऑफ x कोमा y या फिर HCF ऑफ y कोमा x, दोनों में कोई चेंज नहीं होता। तो वैसे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, पर मैं वैसे बता देता हूँ R1 जो होगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दूसरा, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, इसके अंदर y की जगह x पुट कर दो, x की जगह y पुट कर दो। अगर मैं x की जगह y पुट कर दूं तो यहाँ y हो जाएगा y माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। सिमेट्रिक नहीं आएगा क्योंकि एकदम डेफिनेशन चेंज होगी। यहाँ तो x माइनस टू वाई था, वो y माइनस टू एक्स हो जाएगा, दोनों अलग अलग इक्वेशंस होती हैं ये। ठीक है, तो नहीं होगा वो। ठीक है, वैसे हम वैसे भी देख लेंगे। ऐसे ही x लेस देन इक्वल्स टू वाई, ये भी नहीं हो सकता। x लेस देन वाई है, अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं तो दोनों बातों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, x इज डिविजिबल बाई y, अगर मैं x की जगह y कर दूं तो y की जगह x कर दूं तो y इज डिविजिबल बाय x, बिल्कुल ये भी डिफरेंट चीज हो गई है। x इज डिविजिबल बाय y या फिर y इज डिविजिबल बाय x, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो दैट मीन्स R4 भी सिमेट्रिक नहीं है। चलो हम एग्जांपल की उससे देखते हैं। तो आप देखना, मैंने बताया था कि R1 सिमेट्रिक, आप करके देख लो, किसी भी पेयर को उठा के देख लो। 1,2 कर रहा है, क्या 2,1 कर रहा है? भाई 2,1 भी कर रहा है। 1,3 कर रहा है तो 3,1 भी कर रहा है। 1,4 कर रहा है तो 4,1 भी कर रहा है। 1,5 कर रहा है तो 5,1 भी। ऐसे ही कोई भी 2,3 कर रहा है तो 3,2 भी मिलेगा। कोई भी उठा के देख लो, अब 2,5 है, 5,2 भी है, तो ये जरूर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके लिए जब हमें पता है, जब हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर चुके हैं तो सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं, हेयर, पहले के लिए कर रहे हैं हेयर A comma B belongs to R1 implies B comma A belongs to R1। मतलब कुल मिला के जब भी आपको सिमेट्रिक हो जाए तो आपको डेफिनेशन लिख देनी होती है, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A। साफ नजर आ रहा है, जब आपने रोस्टर फॉर्म से चेक किया हमने तो साफ नजर आ रहा है सब कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहा है तो बताओ कौन सा नहीं कर रहा है, उसको हमें लिख देना है बस। ठीक है, तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, दैट इज सॉरी, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, दैट मीन्स R1 इज सिमेट्रिक। बाकी सिमेट्रिक देखने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरे वाले के लिए हम देखते हैं। दूसरे वाले के लिए मैंने बताया, मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं है ये। ठीक है, यहीं से मैंने देख के बता दिया था नहीं क्यों है। देखो साफ पता चल रहा है 2,1 तो बिलोंग कर रहा है पर इसका उल्टा नहीं कर रहा है। 2,1 तो कर रहा है पर 1,2 नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिमेट्रिक नहीं होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, R2 के लिए बता रहा हूँ, 2,1 बिलोंग कर रहा है R2 के अंदर, बट 1,2 नॉट बिलोंग्स टू R2। नहीं के लिए तो याद रखना, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना होता है और कोई चक्रों में पढ़ना ही नहीं है। 2,1 तो कर रहा है बट 1,2 नहीं कर रहा है, दैट इम्प्लाइज R2 इज नॉट सिमेट्रिक, R2 सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले भी मैंने बताया था R3 सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है के लिए तो कोई भी एक एग्जांपल देख लो, 1,2 कर रहा है पर कहीं भी आपको 2,1 नहीं, वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, हमें सिर्फ एक दिखाना है। ठीक है, R3 के लिए क्या है, वही 1,2 बिलोंग्स टू R3 बट, ठीक है,
2, 1 not belongs to R3, that implies R3 is not सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए हम लेके चलते हैं। फिर वही मैंने बताया था, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स चेंज करने से स्टेटमेंट का मीनिंग अगर चेंज हो रहा हो, अगर स्टेटमेंट के मीनिंग पे कोई फर्क ना पड़े तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। मैंने पहले बताया था सिमेट्रिक नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल ढूंढना है। 2, 1 तो कर रहा है पर 1, 2 नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, हेयर 2, 1 बिलोंग्स टू R4, बट ये सारा तरीका तब यूज करते हैं जब आप सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर चुके हो। ठीक है, बट R, 1, 2 नॉट बिलोंग्स टू R4, दैट इम्प्लाइज R4 इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से आप सिमेट्रिक को आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। डिस्प्रूव के लिए याद रखना आपको एग्जाम्पल देना है। हाउ टू प्रूव सिमेट्रिक, उसके लिए मैं एक मेथड और बता देता हूं, हाउ टू प्रूव सिमेट्रिक। उसके लिए R1 के रेस्पेक्ट में मैं आंसर दे रहा हूं, हाउ टू प्रूव सिमेट्रिक। प्रूव जब भी करना हो तो याद रखना, लेट कर लेते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R1 के लिए दिखाना ना, लेट A, B बिलोंग्स टू R1। ये दूसरा मेथड समझ लो, बल्कि ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि किसी को सिमेट्रिक प्रूव करना रिलेशन को, तो आप कैसे प्रूव करोगे, क्या है, A, B बिलोंग्स टू R1 लेके चलो और क्या प्रूव कर दो, प्रूव, ये बात हमें प्रूव करनी है, प्रूव B, A बिलोंग्स टू R1। A, B को लेके चलो और ये प्रूव कर दो। देखो कैसे प्रूव होगा, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, A, B बिलोंग्स टू R1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF ऑफ A, B इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। इनको इंटरचेंज कर दो यहीं पे, दैट मीन्स HCF ऑफ, अगर इंटरचेंज कर दूंगा तो भी HCF 1 ही रहेगा, B, A का HCF भी 1 ही रहेगा। तो दैट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R1 का मतलब होता है HCF ऑफ A, B, HCF ऑफ B, A का मतलब क्या हो जाएगा, B, A बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो यही हो गया R1। तो हम इसको लेके चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज R1 इज सिमेट्रिक। बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल आगे हो गए, ये ध्यान रखना, थोड़ा इसकी बात पे ध्यान देंगे, नई चीज़ है ये। और डिसप्रूव के लिए, टू प्रूव, याद रखना, टू प्रूव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूज एग्जाम्पल, यूज, ठीक है, एग्जाम्पल एलिमेंट यूज करेंगे कोई भी। ठीक है, हम उस बात को डिसप्रूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी उठा के हम देख लेते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, सारी चीज़ें आपको जब क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हाँ, बाकी एक एक एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिया है इसीलिए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, थर्ड डेफिनेशन का थर्ड पार्ट, तीन पार्ट मैंने तीन टाइप्स बताई थी रिलेशन की, उनमें तीसरी डेफिनेशन है ये। तीसरी डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की, थर्ड डेफिनेशन इज ऑफ ट्रांजिटिव। ठीक है, कोई भी रिलेशन ए सेट के ऊपर है, ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव जब होगा कहीं ट्रांसफर, ट्रांजिटिव के अंदर आपको लगेगा, देखो यहाँ पे क्या है, ए बी से कनेक्टेड है, A, B अगर आर में बिलोंग कर रहा हो और B, C आर में बिलोंग कर रहा हो, दैट इम्प्लाइज, मतलब ये दोनों को, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, ए बी से रिलेट कर रहा हो, बी सी से रिलेट कर रहा हो, देन A, C ए बी से रिलेट कर रहा हो, ठीक है, बी सी से रिलेट कर रहा हो, देन ए किससे रिलेट करे, सी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ए। अगर ये दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये दोनों आपको एग्जाम्पल आपको नजर आ जाए, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपको नजर आ जाए, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव फॉर ऑल A, B, C
डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए। डेफिनेशन भी अगर आप ठीक से याद करते हो तो भी इस टॉपिक के अंदर आपको ठीक मार्क्स सीबीएसई के अंदर तो कम से कम, क्योंकि प्रूव करने वाला होगा, आप डेफिनेशन भी लिखी है तो भी आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं, हमारे पास तो वही 4 एग्जाम्पल है, उन्हीं में हम चेक करते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं इसका प्रूव डिसप्रूव सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे करना है, तो हम एक बार चेक करते हैं। देखो एक एक करके चेक करते हैं। 1,2 कर रहा है, ठीक है, 2,3 कर रहा है, तो क्या 1,3 भी कर रहा है? कर रहा है भाई। 1,3 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलो भाई, ढूंढना हमारा काम है, नहीं के लिए ढूंढना, बाकी और मेथड ऐसे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 2,3, 2,3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 3,2 भी कर रहा है, पर क्या 2,2 भी कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। 2,3 बिलोंग कर रहा है, देखो 3,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पर 2,2 नहीं कर रहा। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। एक दो ऐसे पेयर मिल गए जो जो वो तो बिलोंग कर रहे हैं ए से बी, बी से सी, ठीक है, पर ए कोमा सी नहीं करा। आपको और बेटर समझ में आएगा अगर आप 3,4 ले लेते हो। ठीक है, देखो 2 to 3 बिलोंग कर रहा है, 3 to 4 बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। मतलब ए से बी कर रहा है, बी से सी कर रहा है, पर ए से सी बिलोंग नहीं कर रहा। आपको 2,4 नजर इसके अंदर नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। नहीं के लिए तो क्या है, बस ढूंढ के एक एलिमेंट बता दो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या क्या लेके चलेंगे, हेयर दो तो बिलोंग कर रहे हैं, 2,3 R1 में बिलोंग कर रहा है, एंड 3,4 भी R1 में बिलोंग कर रहा है, बट 2,4 R1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू R1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड के लिए देख लेते हैं, एक ढूंढना है नहीं के लिए तो, ठीक है, सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे जब सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, और फिलहाल बस डेफिनेशन का थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, पहले तो ऐसे लगातार पेयर ढूंढने, अगर ऐसे कोई लगातार पेयर भी ना मिले ना तो भी ट्रांजिटिव होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ऐसा लगातार पेयर ही ना मिले, देखो यहाँ पे क्या है, 4,2 बिलोंग कर रहा है, ये मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ। 4,2 बिलोंग कर रहा है, 2,1 बिलोंग कर रहा है, बट 4,1 बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ भी, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 4,2 कर रहा है, 2,1 कर रहा है, तो यहाँ हम कैसे जवाब देंगे, यहाँ हम जवाब देंगे 4,2 बिलोंग्स टू R2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू R2। देखो बन गया ना, लगातार पेयर बन रहे हो जैसे ए से बी, बी से सी, बट क्या 4,1 कर रहा है, 4,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू R2, दैट इम्प्लाइज R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 भी ट्रांजिटिव नहीं है। सीबीएसई लेवल पे ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव वाले आते हैं, तो ऐसी बहुत कम सिचुएशन आती है कि आपको चेक करना पड़े, आपको सिर्फ क्या होगा, प्रूव करना है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये, इसको हमें पता है कि ये ट्रांजिटिव है। तो थोड़ा सा सीबीएसई इजी लेवल बनाने के लिए ऐसा करती है, नहीं तो हम चेक भी कर सकते हैं। वैसे आर थ्री करते हैं, देखो R3 के अंदर देखते हैं, कोई पेयर उठाएंगे, देखो 1,2 उठा लो, फिर 2 से लगता हुआ कोई भी उठा लो, 2,3 उठा लो, 2,2 उठा लो, तो 1,1 अगर मैं इसको ए लूँ, इसको बी लूँ, इसको बी लूँ, इसको सी लूँ, तो ए से बी, बी से सी, तो ए कोमा सी मतलब 1,2 बिलोंग कर रहा है ये रहा। चलो भाई कोई और उठाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 ले लेते हैं,
ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 4, मतलब 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए, वो भी कर रहा है। चलो कुछ और उठाते हैं भाई, 2,3, 3,3, 2,3, 3,3 से 2,3 आएगा, वो तो खुद यही है, वो बिलोंग कर रहा है। 2,3, 3,5 उससे आएगा 2,5, तो 2,5 बिलोंग कर रहा है, 2,5 ये रहा बिलोंग कर रहा है। तो इस रिलेशन के अंदर वैसे मैं आपको वैसे बता दूंगा अभी, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, आप कोई भी एग्जांपल ढूंढ नहीं पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल तो जब कर रहा हो तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पे, वो हम ध्यान करते हैं एक बार। प्रूव्ड अभी मैं एक दूसरे उससे बता भी दूंगा इसको मैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे हेयर। R3 हमें पता है कि ट्रांजिटिव हो गया, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, आपको पता है कि आपने खूब चेक किया, सब में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। हेयर A, B belongs to R3 and B, C belongs to R3 implies, आपने चेक किया कि जो लगातार दो पेयर हैं ए से बी, बी से सी, तो दैट इम्प्लाइज ए सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बी सी। डेफिनेशन कंप्लीट लिखनी चाहिए, बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स R3 इज ट्रांजिटिव, R3 ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं एक मेथड से और कराऊंगा, फिलहाल मैंने डेफिनेशन लिख दी, मैंने उसको रोस्टर फॉर्म से चेक किया, मुझे मैंने देख लिया सारे वो पेयर आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर भी चेक करते हैं, देखते हैं भी क्या है इसके अंदर। देखते हैं 1, कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम लगातार वाले। देखो 2,2 कर रहा है, फिर 2,1 कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी मतलब 2,1 बिलोंग कर रहा है भाई। ठीक है, चलो भाई इसको देख लेते हैं, ए से बी और बी से सी, तो उल्टा ले लेते हैं, ये ए होगा, ये बी, ताकि लगा कंटिन्यूटी बने ना। ए से बी फिर 2 से 1, ये ले लेते हैं, चलो ए से बी फिर बी से सी, तो उससे क्या आएगा, ए से सी मतलब 4,1 ये बिलोंग कर रहा है। वैसे ये रिलेशन भी क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, अभी मैं बता दूंगा क्यों आएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस रिलेशन के अंदर भी आप लिखोगे हेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू R4 एंड B, C belongs to R4 implies A, C belongs to R4. That implies for all A, B, C belongs to A. ठीक है, that implies R4 is also transitive. ठीक है, अब ट्रांजिटिव प्रूव कैसे करते हैं, टू प्रूव ट्रांजिटिव जो ट्रांजिटिव है उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो नहीं है उनके लिए तो भाई एग्जाम्पल ही देने पड़ेंगे कि ये नहीं हो रहे। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी थी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल्स टू वाली थी, याद होगा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार लिख भी देते हैं दोबारा से। R3 क्या था, R3 था एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, ये इसके अंदर था। तो हमें इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। एक बात ध्यान रखना, इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वो R3 में बिलोंग करेंगे। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू R3 इम्प्लाइज, डबल साइडेड इम्प्लाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट अगर R3 बिलोंग कर रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, या कोई दो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं तो वो R3 के अंदर बिलोंग करेगा, उनका ऑर्डर्ड पेयर R3 के अंदर बिलोंग करेगा। जो लेस है वो पहले वाला कंपोनेंट होगा, जो बड़ा है वो दूसरा कंपोनेंट होगा। इस तरीके से मेरी रिलेशन समझना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ट्रांजिटिव के अंदर, ट्रांजिटिव प्रूव करने का मेथड होता है लेट, दो पेयर लेके चलने होते हैं, लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी दोनों R3 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और क्या प्रूव करना होता है, स्टेप है भाई इसके, जैसे सिमेट्रिक का मैंने बताया था ऐसे इसके लिए भी, टू प्रूव ए कोमा सी बिलोंग्स टू R3, ये प्रूव कर दो इसके अंदर। अगर ये प्रूव हो जाता है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सॉरी ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब देखते हैं, अगर ए कोमा बी अगर R3 में बिलोंग कर रहा है, मैंने बताया ना कोई भी पेयर अगर R3 में बिलोंग करता है
तो पहले वाला कंपोनेंट दूसरे वाले से छोटा होगा, तो दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी हो जाएगा। एंड ऐसे बी कोमा सी अगर आर थ्री में बिलोंग करता है तो बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था यहाँ पे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट मीन्स अब इन दोनों को देखो, अब ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो दैट मीन्स दोनों को कंबाइंड करते हैं तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अब देखो ए अगर लेस देन इक्वल्स टू सी है तो यहीं से देखो x अगर लेस देन इक्वल्स टू वाई है, दैट मीन्स x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर थ्री। यहाँ पे क्या आएगा, a इज लेस देन इक्वल्स टू सी है, तो दैट इम्प्लाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू आर थ्री। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये मुझे प्रूव करना था, ट्रांजिटिव इस तरीके से प्रूव किया जाता है। दैट मीन्स a कोमा सी, सॉरी दैट मीन्स आर थ्री इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बाकी कई बार आप सोचोगे कि जो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, जैसे मुझे पता चल गया था कि जो R1 मेरा रिलेशन था, R1 क्या था, x कोमा वाई, ठीक है, और HCF ऑफ x कोमा वाई 1 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से आप कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R1 में बिलोंग जब करेगा जब उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंट का जो HCF है वो 1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखो वैसे मुझे पता था, मैंने पता लगा लिया था ट्रांजिटिव नहीं है, पर अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि आप इसको चेक करने लग जाओ ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, स्टेप वही चलेंगे, लेट, तो लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1, ये हम लेके चलेंगे ए कोमा बी और बी कोमा सी, और हम प्रूव करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो ठीक है, कहीं बीच में प्रॉब्लम आएगी तो नहीं है, प्रूव करेंगे। टू प्रूव ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1, अगर ऐसा हो जाता है तो वैसे मुझे पता है ट्रांजिटिव नहीं है, पर देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आती है, करने लगते हैं तो। क्योंकि कई बार बच्चा सोचता सर ऐसे तो सबको ही ना प्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता, सब प्रूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF ऑफ ए कोमा बी 1 हो जाएगा एंड HCF ऑफ बी कोमा सी भी 1 हो जाएगा। तो किसी दो नंबर का HCF 1 है और यहाँ से इन दोनों का HCF 1 है, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, इसका मतलब यहाँ पे आप इसके बाद ये स्टेप नहीं लिख पाओगे। अगर आप सोचो कि मतलब एक तरह से नीड नोट इम्प्लाई है, नीड नोट, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि HCF ऑफ ए कोमा सी 1 हो जाए, तो ये इसका मतलब ये गलत हो गया, स्टेप हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको सोच लेना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यहाँ हो गया देखो, ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो एकदम स्टेप आ गया कि ए इज लेस देन सी, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एग्जाम्पल्स बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझने में। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोर्थ डेफिनेशन असल में कोई नई डेफिनेशन नहीं है, फोर्थ डेफिनेशन है कि ऐसा रिलेशन, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन है ये, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। ऐसा रिलेशन जो पीछे जो मैंने 3 रिलेशन पढ़े हैं, दो दो डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उस पर क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर ही आता है। अब कोई रिलेशन इन ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता हो तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आधी चीज़ और नई सीखोगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 2। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आप करोगे, समझोगे, आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम क्या दे रखा है, टी क्या दे रखा है, हम सॉल्यूशन करते हैं चलो इसका। टी हमारे पास क्या है, टी इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसके अंदर ट्राइंगल्स है। ठीक है, चलो भाई, आर एक रिलेशन है टी सेट के अंदर। ठीक है भाई, कैसे गिवन है उसको हम देखते हैं। आर जो है वो डिफाइन है टी सेट से लेके टी सेट तक। ठीक है, कैसे डिफाइंड है, एज, इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से डिफाइंड है कि T1 T2, T1 T2 यहाँ पे क्या है, दो ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल, क्योंकि टी सेट के अंदर ट्राइंगल्स ही है तो इसीलिए उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, T1 T2। T1 T2 कैसे हैं, जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट ध्यान होगा 10th क्लास में पढ़ते थे,
T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, जो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है उनका पेयर R के अंदर आएगा। तो इसको आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। कब? जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। तो दोनों तरफ से बात समझनी है आपको कि ये बात अलग से हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि अगर T1 T2 R में बिलोंग करेगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो R में बिलोंग करेंगे। बात आपको समझनी है। अब इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मतलब ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड जरूर करेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्या है, जो जो प्रूव कर रहे हैं अच्छा लगता है एग्जाम में लिखा हुआ, उसकी हेडिंग डाल लो पहले तो, कि टीचर को लग जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करते हैं कि यहीं से चेक कर सकते हैं हम, कि एक बार ये चेक करके देख लो कि अगर मैं दोनों जगह सेम एलिमेंट रख दूं, दोनों जगह T1 रख दूं, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर दोनों जगह सेम एलिमेंट रखने से अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो, अगर जैसे a कोमा बी है तो b की जगह भी a रख के देख लो, प्रॉपर्टी के अंदर जो रिलेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जिसको होल्ड करने पे ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है, उसके अंदर चेक करके देख लो। तो अगर वो होल्ड कर रही हो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, हर एलिमेंट के लिए, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, तो चेक करते हैं T2 की जगह भी T1 पुट करके देख लो, क्या T1 कॉन्ग्रुएंट होता है T1 के। बिल्कुल होता है, दो सेम ट्राइंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं। जब ट्राइंगल ही एक हो गए तो वो तो दोनों के दोनों सेम ही हो गए, तो सेम ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं। तो इसी हिसाब से हम लेके चलते हैं। देखो कैसे करेंगे, हेयर सेम लगने के बाद क्या प्रॉपर्टी बनी उसको हम लिख देते हैं, हेयर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। थोड़ा करने का तरीका समझना, हेयर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 फॉर ऑल T1। जो यहाँ पे जो होते हैं ना, वो हमेशा उस सेट में बिलोंग करते हैं जिस पे रिलेशन डिफाइंड होता है, T1 बिलोंग्स टू T। तो दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि T1 कोमा T1 अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका पेयर कहाँ बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। ये मैंने यहाँ पे बात लिख के दिखाई है, ये ठीक है। फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, तो दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। थोड़ा थियोरटिकल पार्ट है भाई, ठीक है, बाकी समझना तो चाहिए, ये आ जाएगा इसके अंदर। चलो भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर कोई भी एक पेयर आप लेके चलो, लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, ये लेके चलो और प्रूव कर दो कि T2 कोमा T1 भी R में बिलोंग करेगा फॉर ऑल, वो तो है ही, ठीक है। तो हमने ले लिया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। यही तो बात है ना, T1 T2 अगर R में बिलोंग करता है तो इनको एक बार उल्टा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, यही चेक कर लो। तो T2 जो होगा वो T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, क्या फर्क पड़ा, इनको चेंज करने से क्या फर्क पड़ा। अब यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर के अंदर T2 पहले आ जाएगा, दैट मीन्स T2 टू कोमा T1 जो है वो R में बिलोंग कर जाएगा, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। इस तरीके से सिमेट्रिक प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, थोड़ा सा इन चीज़ों पे आपको लोड लेना पड़ेगा, सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है, कि करना कैसे है प्रूव ये। उसके बाद तीसरा आ जाता है इसके अंदर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने दो पेयर बिलोंग करने चाहिए, लेट T1 कोमा T2, जैसे ए बी कोमा बी सी लेते थे ना, ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो यहाँ पे T1 कोमा T2 कोई भी दो पेयर हम लेके चलते हैं, और T2 कोमा T3 इस तरीके से दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं, ये हम लेके चलते हैं। और क्या प्रूव करते हैं, टू प्रूव T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, ये हमें प्रूव करना है। तो दैट इंप्लाइज क्या आ जाएगा, ऐसे ये बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब लिखो, दैट मीन्स T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, क्योंकि पेयर जब बिलोंग करता तो क्या होता, मैंने लिखवाया था, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है।
अब देखो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता था जो ट्रायंगल शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे हो। तो T1 शेप और साइज में T2 के सेम है, T2 शेप एंड साइज में T3 के सेम है। क्या T1 और T3 को कंपेयर किया जा सकता है? यही हमें सोचना है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो दैट मीन्स T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के, ठीक है। T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि T1 कोमा T3 का जो पेयर है वो बिलोंग करेगा R के अंदर, ठीक है। फॉर दैट इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे आपको ये लिख देना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल T1 T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू T, उसके अंदर होल्ड कर रही है। डेफिनेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी। तो ऐसे हम इसको लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम इनको, तीनों चीजें होगी तो बाद में लिख देंगे दैट इंप्लाइज R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रूव करने वाला क्वेश्चन हमने पहले ही किया है, ठीक है, ध्यान करेंगे अच्छे से। तो आज की क्लास में हम इतना ही हम कर लेते हैं। एक बार आपको डेफिनेशन से सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं और अच्छे से अब आगे के कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आगे मैंने दिखाया था आपको अभी, ये भी सेम इसी तरीके से आप चेक करना होगा या नहीं होगा। वैसे आप साफ दिया हुआ शो के में कह देते तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर यही होता ना फाइंड वेदर, तब आपको सोचना पड़ता। सीबीएसई लेवल पे शो करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, तो शो करने में हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक बार ट्राई करके देखना। मतलब ऐसे नहीं करने, आप इनका रफली आइडिया लेना है ऐसे अगली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। बाकी करने का मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम इस टॉपिक को अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। जिसको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लगे तो 11th वाला टॉपिक जरूर देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।